At constant temperature and pressure, the volume of gas is directly proportional to amount of gas. अब देखो यहाँ पे पढ़ना है गैसियस लॉ या फिर गैसियस इक्वेशन। देखो, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, बोलो, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इस इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को मिला दो, है ना, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। क्या ही लिखोगे? हाँ, पी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी बाई भी, पी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, सीधा लिखोगे। पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू भी, तो पी भी बराबर कांस्टेंट होता है, और भी बाई टी बराबर कांस्टेंट होगा। तो पी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू में देखो दोनों रिलेशन आ जाता है, प्रेशर इनटू वॉल्यूम भी आ जाता है, और वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर भी आ जाता है। तो पी भी बराबर कांस्टेंट इनटू टी, कांस्टेंट इनटू टी। तो पी भी बाई टी बराबर पी भी बाई टी बराबर कांस्टेंट। तो लिख सकते हैं क्या, P1 V1 बाई T1 बराबर P2 V2 बाई, इसी को गैसियस इक्वेशन कहते हैं। दिस वन इज कॉल्ड एज गैसियस इक्वेशन, गैसियस इक्वेशन कहते हैं इसको। है ना, आइडियल गैस इक्वेशन है, इसको कहते हैं गैसियस इक्वेशन। पी वी बाई टी बराबर कॉन्स्टेंट, P1 V1 बाई T1 बराबर V2 बाई T2। यहाँ पे P क्या है जी बताओ, और V क्या है, वॉल्यूम। P है प्रेशर, V है वॉल्यूम, और T क्या है, टेम्परेचर इन केल्विन स्केल, टेम्परेचर इन केल्विन स्केल। देखो, तुम लोगों को चेक करना ये चाहिए ना कि ये इस इक्वेशन में सब आ गया ना, दोनों लॉ ऐसे। पी भी बराबर कांस्टेंट था एक ठो, नहीं था जी? तो यहाँ पर दिखाई तो दे ही रहा होगा, P1 V1 बराबर P2 V2, और एक ठो क्या था, V1 बाई T1 बराबर V2 बाई T2। तो ये भी दिखाई दे ही रहा है, V1 बाई T1 बराबर V2 बाई T2। और एक लॉ था गेल-लुजैक्स लॉ, तो वहां क्या था, P1 बाई T1 बराबर P2 बाई T2। ये भी तो इसमें दिखाई दे ही रहा है।
इसीलिए इसका गैसियस लॉ नाम है कि तीनों लॉ जो है वो एक साथ मिल जाता है एक ही इक्वेशन में। वी बाई टी बराबर कांस्टेंट, पी भी बराबर कांस्टेंट, बढ़िया है। ये वाला जरूरत नहीं है लिखने का, वो तो वहीं तक ठीक है, ये सब तो लिख ही चुका है, ये सब तो लिख ही चुका है, क्या वो खाली लिख लिख के रखेगा कॉपी में। P1/T1 बराबर P2/T2, ये तो चेक करने के लिए बताया कि सब P1 बराबर V2/T2 है ना, P1 V1 बराबर P2 V2 भी होगा, देखो ठीक है। तो ये तीनों इक्वेशन उसमें दिखाई दे देता है। हाँ कौन क्या मल्टीप्लाई किए? हाँ नहीं नहीं, यहां से क्या निकल के आएगा, पी भी बराबर कांस्टेंट आएगा, P बराबर कांस्टेंट इंटू 1/v, तो P भी बराबर क्या आएगा कांस्टेंट। यहाँ पर टेम्परेचर तो पहले से कांस्टेंट जाना हुआ है और नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट है, ये दो कांस्टेंट रहता है तभी तो कांस्टेंट होता है। और ये V/T, तो V बराबर कांस्टेंट इंटू 1/T लिखेंगे, T लिखेंगे तो V/T बराबर क्या लिखेंगे कांस्टेंट, तो यहाँ तो प्रेशर कांस्टेंट है ना, तो V/T प्रेशर कांस्टेंट है तो प्रेशर आया। चलिए अब आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन according to Boyle's pressure inversely proportional to volume, according to Charles volume is directly proportional to temperature, according to Gay-Lussac's pressure is directly proportional to temperature, according to Avogadro volume is directly proportional to number of mole। देखो ना जी, चार गो लो, कितना आसान आसान लो, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, चार्ल्स साहब का, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर 3, और वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल। इसका जरूरत भी नहीं पड़ता, फ्रॉम इक्वेशन 1 टू, फ्रॉम इक्वेशन 1 टू 1 2 3 4 लिख दो, PV/T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। देखो थोड़ा सा देख लो 2 मिनट, इसमें सारे लॉ दिखा देते हैं हम आपको। प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होगा तभी तो पीवी आया, पीवी आया तो क्या क्या कांस्टेंट था अभी लिखे थे, नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट था, टेम्परेचर कांस्टेंट था। V/T, V/T कब आया था, ये जब नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट था और प्रेशर कांस्टेंट था, मिला लो मिल जाएगा। P/T, P/T कब P/T होता है, जब नंबर ऑफ मोल और वॉल्यूम कांस्टेंट है। वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N कब, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल मिल जाएगा, प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा।
तो ये एक इक्वेशन में चारों लॉ आ जाता है। पीवी बाई टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। अब पीवी बाई टी बराबर लिखने के लिए एक कांस्टेंट लाना पड़ेगा एन। इसी कांस्टेंट को हम लोग आर कहते हैं, आर इंटू एन। अब जरा देखो क्या लिख देंगे, पीवी बराबर एन आर टी, पीवी बराबर एन आर टी। इस इक्वेशन को बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन, इसी इक्वेशन को बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन बोलते हैं इसको, पीवी बराबर एन आर टी। वेयर आर इज गैस कांस्टेंट। और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट भी कहते हैं, आर इज नोन एज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। आर इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। क्या हो गया, 4 नंबर एवोगाड्रो लॉ, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल। कहां चल गया, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल। पी क्या है भाई, बोला एक बार फिर से, प्रेशर। बी क्या है, वॉल्यूम। टी क्या है, खाली टेम्परेचर मत बोलना, हाँ केल्विन में ही लेना है। और एन क्या है, नंबर ऑफ मोल। और आर को भी हम बताएं गैस कांस्टेंट। ये आर को हल्के में मत लेना, ये पूरे चैप्टर में आर लगेगा, पूरा चैप्टर आर ही पे बेस है। आर ही के लिए हम इतना लॉ पढ़े हैं कि यार आया कहां से, पीवी बराबर टी होता कैसे है। ऐसे एक बार इसको नंबर ऑफ मोल बताने के लिए भी हम लिख दिए थे, लेकिन वहां पे कोई तथ्य नहीं था कि भाई पीवी बराबर एनआरटी कैसे। यहाँ पर पूरा तथ्य, यहाँ पर 4 को भाई साहब मिल करके बताए हैं, तब आया है पीवी बराबर एनआरटी, है ना, लॉजिकल है। अब आर क्या है ये देखेंगे। आर खाली एक कांस्टेंट नहीं है, तुमको अभी बताएंगे, दिमाग घूम जाएगा। आर क्या है, आर का वैल्यू भी होता है, आर का यूनिट भी होता है, तो सब बताएंगे, डिफिनीशन से चलेंगे। आर का डिफिनीशन क्या होता है, लिखिए फटाफट तेजी में, समझिए। लेट क्या बोलते हैं, हम समझते हैं ना, हम सब बैच में बोलते हैं समझिए लेट, लेकिन लिखिए जल्दी से। और बार बार जो मुड़ी मुड़ी एक एक अक्षर उठाते रहते ना, वो उसको कम करिए। मतलब एक बार देखिए तो दिमाग में आ जाए, लिख दीजिए, ऐसा वाला बात। कंसंट्रेशन तब बनता है, अदरवाइज बगलवा वाला से बतिया बतिया के तो सबे पढ़ लेता है, उसी में कुछ नहीं घुसता है ना। एक बार उधर लिखा, अच्छा ठीक है सर हो गया। अब होगा इस सब बातों पे भी प्रैक्टिस, ठीक है। अब इस सब बातों पे भी प्रैक्टिस, शुरुआत से ये बात हम नहीं बोले, अब बोलेंगे। अब क्या करना है, दिमाग को एब्जॉर्ब करने के लिए 2-3 लाइनें एक साथ देख लेना है, लिखना है, फिर 2-3 लाइन लिखना है। ये अचानक से 2-3 लाइन एक के साथ नहीं हो पाएगा, धीरे धीरे होगा, लेकिन इसकी प्रैक्टिस करनी है, धीरे धीरे होने लगेगा। अब देखो, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट,
आर। सुनना, हम इसके भी डिफिनीशन लिखेंगे नहीं, डिफिनीशन निकालेंगे। देखो ना बाबू, कहां से लेके आए? तो बोले सर इसको लेके आए हम लोग पी भी बराबर एन आर टी। तो आर इज इक्वल टू क्या? पी भी बाई एन टी। 100% कंसंट्रेशन में रहना, बहुत बड़ा बात होने वाला है। पी भी बाई, पी भी को क्या कहते हैं? पीवी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रेशर इनटू वॉल्यूम को देखिएगा हम बता रहे हैं। आर इज इक्वल टू लिख सकते हैं पी डेल्टा भी बाई एन डेल्टा टी। वॉल्यूम का चेंज है ना, वॉल्यूम चेंज तो होगा। यही तो बताया कि टेम्परेचर आप गर्म कीजिएगा तो किसी गैस का वॉल्यूम क्या होगा? बढ़ेगा। तो जब बढ़ेगा घटेगा ही पढ़े हैं, मतलब चेंज ही तो होगा। तो पी डेल्टा भी बाई एन डेल्टा टी। सुनिएगा, पी डेल्टा भी बराबर प्रेशर बराबर क्या होता है? अरे गधा, फोर्स बाई एरिया। फोर्स बाई एरिया, वॉल्यूम एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट। जरा देखिए तो क्या निकल गया? एरिया एरिया। अरे जब तक ये सब देखने का नजरिया नहीं बदलेगा ना बचवा, तब तक देखने नहीं आएगा। सिंपल सा लॉजिक यही है। हम लोग उसी को कहते हैं तुमको देखने आता है। तो सोचता है कि वाह इतना दिन से देख रहे हैं सर, बतूर देखना हूं नहीं आता है। हम देखिए क्या देख रहे थे, बोलिए क्या बन गया? फोर्स इंटू क्या कहते हैं? अरे गधा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट को क्या कहते हैं बताइए? यानी प्रेशर इंटू वॉल्यूम को क्या कहेंगे हम लोग? देख रहे हैं आर कहाँ है? तो आर इज इक्वल टू लिख सकते हैं क्या? वर्कडन बाई एन इंटू डेल्टा टी। क्या? अब आर को डिफाइन कीजिए ना। गैस कांस्टेंट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑफ 1 मोल गैस व्हेन वी चेंज टेम्परेचर थ्रू 1 यूनिट। है ना, जितना अमाउंट ऑफ वर्क करेगा 1 मोल गैस, यानी 1 मोल गैस जितना अमाउंट ऑफ वर्क करेगा 1 यूनिट टेम्परेचर बदलने से, उसी अमाउंट को हम क्या कहेंगे? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। बोले सर गैस वर्क कैसे करेगा? तो शुरू से समझा रहे थे हम कि सिस्टम क्या होता है। 250 सीसी 350 सीसी का एक सिलेंडर और एक ठो पिस्टन। तो सिलेंडर में पिस्टन को धक्का देने वाला कौन है? गैस। अब यहां पर देखो, हम अभी डिफिनीशन नहीं लिख रहे हैं, हम वर्क समझा रहे हैं। वर्क एनर्जी पावर पढ़ रहे हो ना, फिजिक्स में तुम लोग पढ़ लिया होगा। ये आपका एक सिलेंडर है, इसमें एक पिस्टन है। पिस्टन है सिलेंडर में, एक पिस्टन है। इसमें पेट्रोल जाता है, एकदम गाड़ी वाला ही समझा रहे हैं। तो पेट्रोल इसमें जब जाएगा तो वहां पे आग लग जाएगा क्या? और पेट्रोल से ना गाड़ी चलता है, तो आग लग जाता है क्या अंदर में? वो एक बूंद जो पेट्रोल जाता है वो एक्चुअली में कॉम्प्रेस्ड होता है, और कॉम्प्रेस्ड होके गर्म होता है तो हाई वॉल्यूम ऑफ एयर गैस ही बनता है। यानी डायरेक्ट लिक्विड से गैस, बिना चूल्हा वाला आग जैसे लगा हुआ, कॉम्प्रेशन से। और वो जो गैस उठता है 1 लीटर का, वो इस पिस्टन पे क्या करता है? धक्का देता है। इस पिस्टन पे धक्का देगा। अब इस धक्के से ये पिस्टन ऊपर उठेगा। उठेगा कि नहीं उठेगा बताओ? थोड़ा नीचे बना दिए, आ जाएगा। थोड़ा सा ऐसे बना देते हैं।
थोड़ा और नीचे बना देंगे तो डिस्प्लेसमेंट समझ जाओगे। देखो ये सिलेंडर का पिस्टन है, ऐसे दिखाई दे रहा होगा ना 3 डायमेंशनली, ऐसे है ना। अब यहाँ पर जो गैस मॉलिक्यूल उठेगा वही इसको धक्का देगा, और धक्का देगा तो ये स्ट्रक्चर अब कैसे बनाएंगे, ये ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा बताओ, और ये सिलेंडर पिस्टन लगा हुआ है, तो बताओ डिस्प्लेसमेंट हुआ कि नहीं हुआ, अरे डिस्प्लेसमेंट हुआ कि नहीं हुआ, फोर्स लगा कि नहीं लगा, तो फोर्स लगा, डिस्प्लेसमेंट हुआ, कौन वर्क किया यहाँ पे, कौन वर्क किया, गैस वर्क किया, ये गैस ही ना धक्का दिया, तो वर्क कौन किया, गैस मॉलिक्यूल वर्क किया। ये गैसी मॉलिक्यूल बनाने के लिए हम लोग पेट्रोल डालते हैं ना, है ना। और देखना जितना बड़का इंजन लेते जाओगे सीसी जितना बड़ा रहेगा माइलेज घटते चला जाएगा, माइलेज घटता चला जाता है, होता है कि ना ऐसा, भारी भारी भरकम गाड़ी है तो माइलेज कम, क्योंकि उसमें एक बूंद स्प्लेंडर में जाता था कि गैस बना देता था, पिस्टन को ढकेल देता था। अब सिलेंडर ले लिए आप 350 सीसी वाला बुलेट, तो एक बूंद थोड़े ना जाके धक्का दे देगा, तो 5 बूंद तो एक के साथ गिरता है तब वेपर बनता है, तब धक्का देता है। तो जो काम पतला वाला गाड़ी एक बूंद में कर रहा था वही काम ये 5 बूंद में कर रहा है। हाँ प्रेशर ज्यादा देता है ताकि अपने भारी बॉडी को खींच सके। इसी में फेल हो गया वो नैनो कार, जो फेल हुआ वो क्या किया कि गाड़ी तो ठीक ही बनाया सस्ता के लिए, लेकिन सिलेंडर और पिस्टन 650 सीसी का था। उससे पहले अल्टो चल रहा है 800 सीसी में, टाटा ग्रुप वाले 650 सीसी में नैनो बना दिए। अब वो सिलेंडर पिस्टन अपना ही वजन नहीं खींच पा रहा है, वो बैठता है 2 आदमी 4 आदमी, 2 आदमी वो किया ही लगता है, एक्सलरेट होता नहीं है, गाड़ी फेल कर गया। क्यों फेल कर गया हम ये बता रहे हैं कि इसके अंदर जो गैस बनता है वो पिस्टन धक्का देता है, सब काम तो इसी से होना है, अपना भी वेट ढोना है और 4 आदमी बैठा उसका भी वेट ढोना है, तो अब वेट ही नहीं ढो पा रहा है तो फिर कैसे चलेगा। समझ रहे हैं, वर्क सबसे ज्यादा वर्क यही चीज करता है, गैस से ज्यादा वर्क आदमी भी दिन भर में ना करता है, दिन भर में कितना काम कर रहा है। तो 1 मोल गैस लिए और कंप्रेशन हुआ तो टेम्परेचर भी बढ़ा, मान लिए कितना डिग्री, 1 डिग्री या 1 केल्विन चेंज हुआ। 1 डिग्री लिखेंगे तो सेंटीग्रेड ही लिखना पड़ेगा, 1 केल्विन लिख देते हैं, सिलेंडर फूटल नहीं रहना चाहिए, सब गैस पे लीक कर जाए, फिर तो प्रेशर ना बनेगा। यही तो होता पुराना वाला में, है ना, तो वेल्डिंग कर करके जोड़ता है, पिस्टन पे प्रेशर नहीं पड़ने लगेगा, आपका इंजन खराब होने लगेगा, ढीला पड़ने लगेगा, ऊपर नीचे होने वाला, घिसिया गया कह देगा मैकेनिक। समझ रहे आर क्या था समझे, जब 1 मोल गैस 1 केल्विन से टेम्परेचर बदलेंगे तो जो वर्कडन होगा उसी को हम क्या कहेंगे, आर कहेंगे। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। बात ये समझना है कि आर कोई मामूली कांस्टेंट नहीं होता, आर बिल्कुल एक डिफाइन करने वाला कांस्टेंट होता है। इफ n बराबर 1 मोल, T बराबर डेल्टा T बराबर 1 केल्विन, है ना, कहीं 1 यूनिट भी लिखा रहेगा, then R is equal to W, R is equal to W। The amount of work done
द अमाउंट ऑफ बर्गडन by 1 mole gas if its temperature raised from 1 unit. Known as gas constant. तो आर क्या निकला? बर्गडन निकला। आर क्या निकला? बर्गडन निकला। लिखिए जल्दी से। लिख दिए। गैस कांस्टेंट का डिफिनीशन हो गया। यानी जो बर्गडन समझते हो ना, वही आर है। आर बर्गडन को कहते हैं। मान लो अभी से, अब इस पर देखो कितना क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि 2 मोल गैस है, 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ा दिए, तो बताइए बर्गडन कितना हुआ, यानी गैस कांस्टेंट कितना हुआ। यानी बर्गडन पूछे तो गैस कांस्टेंट निकालना है, लेकिन ये काम मैकेनिक्स में ना करना है। फिजिक्स वाला मैकेनिक्स में ये काम यहां पे लगेगा। प्रेशर इंटू वॉल्यूम, प्रेशर इंटू वॉल्यूम को भी बर्गडन ही कहते हैं। बड़े बड़े अब जरा देखो, आर का डिफिनीशन हो गया,
यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ आर। तुम लोग को आता है यूनिट एंड डायमेंशन बनाने, तो बताओ। हाँ, आर का बताना है, वर्ग का थोड़े बताना है। कब? जब 1 मोल गैस 1 केल्विन टेम्परेचर से बढ़ेगा तब ना आर वर्गडन के बराबर होगा जूल पर मोल पर केल्विन यूनिट। देखो, आर इज इक्वल टू पीवी बाई क्या है जी? प्रेशर का यूनिट एटीएम, वॉल्यूम का लीटर, नंबर ऑफ मोल एटीएम लीटर पर मोल पर केल्विन। एटीएम में नहीं लिखोगे तो बार में लिखोगे प्रेशर। प्रेशर बार लीटर पर मोल पर केल्विन। क्या? प्रेशर इंटू वॉल्यूम को बर्गडन बोलते हैं, एन इंटू डेल्टा टी, डेल्टा भी लिख देंगे तब तो बर्गडन बोलते हैं, तो जूल हो जाएगा, जूल पर मोल पर केल्विन। कभी कभी वर्ग का यूनिट कैलोरी भी होता है, कैलोरी पर मोल पर केल्विन। कभी अर्ग भी होता है, अर्ग पर मोल पर केल्विन, है ना। प्रेशर का यूनिट कभी कभी न्यूटन मीटर पर मीटर स्क्वायर भी होगा, फोर्स बाय एरिया होगा तब, है ना। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर गुना वॉल्यूम, वॉल्यूम का मीटर क्यूब, और -1 ही होगा, और केल्विन का केल्विन -1 होगा। तो क्या आ गया? न्यूटन मीटर -2 पावर 3, तो पावर 1 बचेगा। न्यूटन मीटर पर मोल पर केल्विन, सब यूनिट ही है। क्या? अब डायमेंशन ऑफ आर, डायमेंशन ऑफ आर, डायमेंशन के लिए क्या करेंगे? वर्ग का डायमेंशन तुम लोग को शायद याद रहता है, दैट इज ml स्क्वायर T-2, नीचे मोल है और केल्विन है, तो ml स्क्वायर T-2 मोल -1 केल्विन -1। अब एक फंडामेंटल यूनिट कभी कभी आता है, फंडामेंटल यूनिट डायमेंशन से ही निकालना चाहिए। केल्विन नहीं, पहले केजी मीटर स्क्वायर, सेकंड -2 मोल -1। और सबसे अच्छा बात जानते हो क्या है? 7 फंडामेंटल क्वांटिटी तुम लोग पढ़े हो, 3 पढ़े हो, 5 इसी अकेले मॉलिक्यूल में। ये अकेले फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें 5 फंडामेंटल यूनिट है, और 7 सब मिला के होता ही है। आने एम्पियर नहीं है, और एक ठो लुमिनस इंटेंसिटी वाला कैंडेला नहीं है, बाकी सब तो है ही है ना। तो आर एक अकेला गैस कांस्टेंट जिसका 5 को फंडामेंटल यूनिट एक ही साथ आ जाता है, केजी मीटर स्क्वायर, सेकंड -2 मोल -1। ये सब बहुत सस्ता क्वेश्चन रहता है जी, आईआईटी मेडिकल का ये सब बहुत सस्ता क्वेश्चन है। इतना सस्ता क्वेश्चन होता है क्या? और आसानी से निकल जाता है, अब पूछा भी जाता है। क्वेश्चन को एवरेज करने के लिए ऐसा निर्देश होता है कि इस सब तरह का क्वेश्चन डालिएगा। 60% क्वेश्चन तो एवरेज पूछना है, 20% क्वेश्चन आसान पूछना है, और 20% क्वेश्चन भारी पूछना है, और सिलेक्शन होता है सब मिला के 40% 30%। तो जी
50% लाने पर तो एडमिशन हो ही जाना है तय। कट ऑफ 30% होता है। मेडिकल वालों के लिए ये बात अप्लीकेबल नहीं है, उसके लिए कोई बात अप्लीकेबल नहीं है। उसमें 720 में 720 भी हो सकता है ना, लेकिन सबका थोड़े वो हमेशा आगे पीछे बढ़ता घटता रहता है, जैसा क्वेश्चन आया वैसा स्टेटमेंट होता। लेकिन जेई वाले का तो कट ऑफ सब दिन 90-100 रह रहा है ना, 300 कितना में 300 नंबर में 90 नंबर रहता है तो 30%, 100 मान के चलते 33%। ईबीसी एमबीसी लग जाते हैं तो 80 86 85 84 नंबर हो जाते हैं। और उसमें से एक वो क्वेश्चन ऐसा निकल जाए तो कितना बड़ा बात है। 80 नंबर लाना था 3 वो सब्जेक्ट में, एक वो तो ऐसे ही 4 नंबर आ बड़े। इसलिए इस सबको प्रैक्टिस के थ्रू आप लोग क्या होता क्या है ना, पिछला पर ध्यान ही नहीं देते हैं, रिवीजन नहीं करते हैं आप लोग। रिवीजन मस्ट इंपॉर्टेंट, टेस्ट मस्ट इंपॉर्टेंट। टेस्ट के नाम पे पढ़ते हैं, रिवीजन उसी के नाम से, दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन बने ना बने वो तो अलग कहानी है, क्वेश्चन नहीं बने तो उसके लिए मेहनत करना है। नहीं बनता है तो आजकल छोड़ देता है लोग, ना बनता बनता है छोड़ ना जाएगा, मतलब बेइज्जत होना चाहते ही नहीं है। वैल्यू ऑफ आर, आर की वैल्यू आर इज इक्वल टू प्रेशर इंटू वॉल्यूम बाई एन इंटू डेल्टा टी। सुनो हम सब वैल्यू बताते, नंबर ऑफ मोल एक ले लेते, नंबर ऑफ मोल एक ले लेते हैं तो 1 मोल का वॉल्यूम याद होगा तुम लोगों को, 1 मोल का वॉल्यूम याद होगा तुम लोगों को 22.4 लीटर। 1 मोल का वॉल्यूम हो गया कितना प्रेशर पे, 1 atm प्रेशर पे। वॉल्यूम हो गया कितना टेम्परेचर पे, 273 किलोमीटर। तो सब कुछ तो पते है तो आर का वैल्यू ना निकलेगा जी। तो आर की वैल्यू कितना देखते हैं लगा के, प्रेशर 1 atm, वॉल्यूम 22.4 लीटर, 1 मोल, टेम्परेचर 273 केल्विन। डिवाइड करिए, कोई नहीं, डिवाइड कीजिए, इसलिए तो करवा रहे हैं ताकि याद रहेगा, हमको याद थोड़े नहीं है, लेकिन आप कीजिएगा तो आपको याद रहेगा, यही कंफ्यूजन नहीं होगा। डिवाइड कीजिए, वो परेशान हुई है। हाँ आया तुमको कि यादें कर रहा था, कोई प्रोसेस में जाना नहीं चाहता है। याद है तो ठीक है, अब इतना भागा कौन देगा, मतलब यही ना है, भागा देने तो आता है लेकिन कौन देता है। और यही आपके मेमोरी को कमजोर करेगा। एटीएम लीटर पर मोल पर किलोमीटर, एटीएम बार में लिखाता है 1.013 बार, तो 0.083 बार लीटर पर मोल पर केल्विन। जूल में लिखाएगा 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन।
अब जूल से कैलोरी में लिखाएगा 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। बस आर का इतना पॉसिबल वैल्यू है, क्योंकि यूनिट अलग अलग है ना, इसलिए वैल्यू अलग अलग है। तो आर है क्या? अमाउंट ऑफ वर्क डन। Calculate the amount of work is done by 2 mole gas when its temperature changes from 298 Kelvin to 308 Kelvin. अरे कुछ करना रे, कलम उलम चलाओ ना रे। दुनिया बहुत आगे चल रहा है, तुम पेन भी नहीं चला रहे। एकदम दिमाग घुमा देने वाला क्वेश्चन है, मतलब पढ़ाई से संन्यास लेवा देगा। समझे? नहीं समझने से देखो, पूछता है अमाउंट ऑफ वर्क डन। सबसे पहले जो पढ़ता है बच्चा वर्क डन लिख के फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लिख के बैठ जाएगा। बोला एक थोड़ा और पढ़ता है बच्चा तो एफ एस कॉस थीटा लिख के बन जाएगा। अब उसको केमिस्ट्री फी से क्या मतलब, क्वेश्चन क्वेश्चन है, न इसमें फोर्स कहीं दिखता है न तो कहीं डिस्प्लेसमेंट दिखता है, तो सोचता वर्क वह किसे निकलेगा। चलिए और पढ़ता है बच्चा, केमिस्ट्री भी पढ़ लिया तो प्रेशर इनटू वॉल्यूम देखेगा, तो उसमें ना क्वेश्चन में ना प्रेशर दिखाई दे रहा है ना वॉल्यूम दिखाई दे रहा है। देखिएगा कितना बदल गया है बात। नहीं निकलेगा इस सब फॉर्मूला से। हाँ है ना, इस सब फॉर्मूला से नहीं निकलेगा। इस फॉर्मूला निकलेगा R इज इक्वल टू वर्क डन बाई एन इंटू डेल्टा टी। अब ये दिमाग में रहना चाहिए कि वर्क डन बराबर एन आर डेल्टा टी होता है। तो देखिए कोई नया फॉर्मूला आपके दिमाग में हम इंट्रोड्यूस करने के लिए सिर्फ इतना पैतरा दे रहे हैं, ये सब भूमिका बना रहे हैं कि आप सोचोगे। ज्यादातर बच्चे का हालात यही रहता है कि सवाल ये है और फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लिख करके ढूंढ रहा है कि कने है फोर्सवा। हाँ तो सवाल तो बिल्कुल आसान है। अब देखिए आपको फार्मूला चूंकि मिल गया तो सवाल बिल्कुल आसान लग रहा है। अब एन का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है, एन का वैल्यू कितना
अब बर्मे में कुछ लगेगा तो लगेगा ईशन के सब सबल में रहता। आर कितना, जूल वाला वैल्यू ले लेंगे, ये अभी तो बताएं। कैलोरी वाला लिखें तो और अच्छा लगेगा, डुअल कैलोरी लिख देना होगा। टेम्परेचर चेंज, टेम्परेचर का चेंज 308 माइनस 298, क्या, तो 10 हो गया, 10 दूनी 20, 20 गुना 8.314 जूल, है ना। कितना आ रहा है जी, 161 कितना, 166.28, 166.28 जूल। ऐसे 2 और 2 4 और 10 40 कैलोरी भी कह सकते थे, है ना। लोग बहुत सारा क्वेश्चन कैलोरी में भी लिखेंगे। समझ आया, कितना आसान है सवाल। केवल यही यही सब की कमियां रह जाती है, यही सब की। और पढ़ लेने के बाद में अथाह सागर टाइप का सब कुछ है, कौन कहाँ पे लगेगा, इसके लिए प्रैक्टिस करना होगा। 8 ग्राम ऑफ मीथेन गैस kept at 25 डिग्री सेंटीग्रेड, calculate the amount of burden when its temperature rises by 20 डिग्री सेंटीग्रेड। हाँ, आजकल आजकल का आंसर बाबू, इसको थोड़ा सा एक बार और कह देते हैं आप लोगों को। ये जो इतना जूल है ना, आजकल इसका आंसर ऐसे भी आ रहा है 20 आर, आर की वैल्यू 8.314 है, 20 आर नहीं है, आर का वैल्यू है ना 8.314, तो शॉर्टकट आंसर। बन गया। देखिए
यहाँ पे 8 ग्राम मीथेन गैस है। कैसे मन चकरा रहा है कि अब 8 ग्राम है तो क्या करें, तो नंबर ऑफ मोल निकालना होगा, है ना। 8 ग्राम मीथेन गैस है तो नंबर ऑफ मोल निकालना होगा, इसीलिए तो नंबर ऑफ मोल पढ़ना था। तो CH4 का मॉलिक्यूलर मास 12 प्लस 1 गुना 4, 12 4 16। नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट। वेट 16 नहीं 8 ग्राम दिया है सवाल में, 8/16 बराबर 1/2 मोल। अब बर्गेडन इज इक्वल टू NRT, जो आप सोच रहे थे, है बर्गेडन बराबर NRT। तो N इज इक्वल टू आधा, R का वैल्यू 8.314, R का वैल्यू R ही रहने दो, बाद में देख लेंगे। और टेम्परेचर कितना बदला, डेल्टा T कितना हुआ, देखो कोई बोल भी नहीं करेगा। टेम्परेचर राइजेज बाई, तो 20 ही ना हुआ जी, राइजेज बाई लिखिए दिया तो इंक्रीज हुआ 20, तो निकाल लो केल्विन में। 273 कहां से आएगा, 293 कैसे होगा। शुरुआत कहां से किया था, पहले से गैस था ना 273 डिग्री सेंटीग्रेड पे। देखिए लैंग्वेज में फंस जाता है बच्चा, पहले से गैस कितना डिग्री सेंटीग्रेड पर था, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो था ही, तो 298 केल्विन पे तो पहले से था, अब उस पर 20 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाया, अब घटाओ, तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड से घटाओगे ना जी। नहीं ये सब कंफ्यूजन में, देखो 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 बता रहे हैं क्या लिखा है ये, टेम्परेचर राइजेज यानी जितना प्रभु था उससे 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ा, तो इंक्रीज और डिक्रीज जो टेम्परेचर होगा वो डिग्री सेंटीग्रेड में हो चाहे केल्विन में हो, बात एक ही होता है। जैसे जैसे नहीं तुम लोग समझने का कोशिश करो, ये बढ़िया बहुत आज घटिया टाइप का कॉन्सेप्ट कुछ नहीं, और तुम रहोगे हमेशा कंफ्यूज कि डिग्री में लगाएं कि केल्विन में। 298 केल्विन 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे है ना पहले से जी, अब 20 डिग्री इस पे बढ़ा तो कितना केल्विन आएगा इस पे, 318। अभी दोनों को घटाओ, तो काहे के लिए इंक्रीज और डिक्रीज को घटाना है जोड़ना है, 298 से है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 20 डिग्री सेंटीग्रेड कहता है बढ़ा दिया, तुम लोग कहा सर केल्विन में नहीं लेंगे, तो लिए केल्विन में 318, लेकिन चेंज इन टेम्परेचर हमको पुट करना है, हमको एक टेम्परेचर तो पुट करना नहीं है, तो कितना से घटा दिए, दैट इज 10R, सिंपल। ये जेई मोड का क्वेश्चन है ऐसा, है ना, ये जेई के क्वेश्चन बैंक में ऐसा सवाल है, ठीक है, इसलिए मामूली ना लेना, ये अच्छा सवाल है, थर्मोडायनामिक्स का क्वेश्चन यहां से शुरू हो जाता है, समझिए आर से, जहां निकालना रहता है बर्गडन और लगता है आइडियल गैस इक्वेशन, है ना, इसीलिए हम लोग को ये पढ़ना था। ये समझ में आया, टेम्परेचर चेंज, यदि चेंज इन टेम्परेचर रहे तो कोई यूनिट में रहेगा एक ही होगा, है ना। 11 ग्राम ऑफ
कार्बन डाइऑक्साइड गैस raises from temperature 25 डिग्री सेंटीग्रेड टू 45 डिग्री सेंटीग्रेड। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय CO2। हो गया वर्क डन, वर्क इज डन डना डन। अब तो इन लोग को इंटरनल एनर्जी पढ़ाना होगा। कितना रहे? क्या हो गया? वर्क डन इज इक्वल टू NRT, नंबर ऑफ मोल 11 ग्राम बाई कार्बन डाइऑक्साइड का 44 गुना आर, आर आधी रहने दो, टेम्परेचर 25 से 45 20। बोलो, जिसको जितना परेशान होना है होते रहो, सवाल तो इतनी आसान है। हैं? 5 बार भी आंसर हो सकता। कैलोरी में 10 कैलोरी, जूल में 5 गुना 8.314। क्या बोले सर ऐसे नहीं होगा, ये 20 आप ऐसे लिख दिए। तुम ऐसा करो, जोड़ लो और फिर घटा लेना, है ना। 20 डिग्री सेंटीग्रेड जोड़ना तो पड़ेगा ही ना, और फिर 45 डिग्री में फिर घटाना, देखना डिफरेंस तो एक ही आता है। ठीक है। अब वर्कडन में साइन कन्वेंशन लगता है। सुनो, देखो क्या पढ़ा, फार्मूला का कलेक्शन बहुत जरूरी है इस चैप्टर में। अभी मात्र हम लोग ये पढ़े कि PV इज इक्वल टू NRT होता है, और यहीं पे थोड़ा दूर घेर के लिख देना, समरी करके घेर के लिख देना। P डेल्टा भी लिख दें तो ANR डेल्टा T हो जाएगा। देन वर्कडन बराबर P डेल्टा भी होगा, और वर्कडन बराबर NR डेल्टा T भी होगा। वर्कडन बराबर पढ़े तो ना, प्रेशर इनटू वॉल्यूम। अब PV बराबर चूंकि NRT होता तो वर्कडन बराबर NR डेल्टा T भी होगा। तो वर्कडन का यहाँ पे फॉर्मूला आपको दिखा P डेल्टा V, और वर्कडन का फॉर्मूला दिखा NR डेल्टा T। यहाँ N नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस, और ये दोनों सही इसलिए कि दोनों तो एक दूसरे के बराबर ही है। अब एक बात और जानना रहता है, वर्क डन ड्यूरिंग कंप्रेशन और वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपेंशन, है ना।
साइन कन्वेंशन। बर्गडन देखो, साइन कन्वेंशन मतलब एक ऐसा कन्वेंशन पॉजिटिव और नेगेटिव का जो पूरा दुनिया माने, है ना, दैट इज ए साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन कहता है कि बर्गडन बाई द गैस होगा तो बर्गडन को नेगेटिव लेना है, और वर्क इज डन ऑन द गैस होगा तो बर्गडन को पॉजिटिव लेना है। मतलब नहीं समझा, लिख के समझो, सुना ही नहीं कोई। इफ वर्क इज डन बाई द सिस्टम, सुनोगे जी, इस बात को समझते हो, वर्क इज डन बाई द सिस्टम, देन वर्क इज इक्वल टू नेगेटिव। वर्क किस में लेना है, साइन कन्वेंशन नेगेटिव में। वर्क इज डन बाई द सिस्टम कैसे होगा, सिस्टम क्या था अपना, सिस्टम और सिलेंडर और पिस्टन। सिलेंडर ने पिस्टन को धक्का दिया, वर्क कौन किया, सिस्टम किया, वर्क कौन किया। लेकिन सबसे पहले हम लोग, वो क्या होता है, वो किक मारने वाला था ना पहले, अभी तो स्पार्क वाला आ गया है। पहले सबसे पहले गाड़ी पे बैठ के हम लोग क्या करते थे, किक मारते थे, तो वो जो नीचे धकेलते थे तो होता क्या था, वही तो पिस्टन में नीचे जाता था ताकि गैस क्या हो जाए, कॉम्प्रेस्ड हो जाए, और कॉम्प्रेस्ड होके इग्निट हो जाए, मतलब वेपर बनना स्टार्ट हो जाए। पहले तो आप ही करोगे ना, अब वही उसमें लगा दिया है एक तो पिस्टन, धक्का देने वाला लगा दिया है वो अलग से, और चाबी के पास लगा दिया वो, तो चाबी जैसे ही देते हैं मतलब इतना सॉफ्ट वो हो गया कि दब जाता नीचे, दैट इज स्पार्क। नहीं, चाबी सब हो रहा है। तो वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, हम जब उस पे काम किए तब क्या किए, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। समझ रहा है, थोड़ा प्रैक्टिकली समझना। देन W इज इक्वल टू पॉजिटिव, वर्क इज डन बाय द सिस्टम, वर्क डन नेगेटिव, वर्क डन, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन इज इक्वल टू पॉजिटिव। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बहुत गहरी बात है समझने की, फिर से बाय द सिस्टम तो नेगेटिव, ऑन द सिस्टम पॉजिटिव। जब सिस्टम वर्क कर रहा है तो कंप्रेशन हो रहा है कि एक्सपेंशन हो रहा है, ये भी सवाल है कि ड्यूरिंग एक्सपेंशन वर्क इज डन बाय द सिस्टम या वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। तो ड्यूरिंग बताओ बाय द सिस्टम, बाय द सिस्टम में क्या करना है, गैस मॉलिक्यूल पिस्टन को धक्का देगा ऊपर, तो एक्सपेंशन ना हुआ, तो इस फेनोमेनन में क्या होगा, अरे नहीं समझा, समझा, एक्सपेंशन अकर। और इसमें क्या हुआ, जब आप किक मार रहे थे तो कंप्रेशन हो रहा था, हाँ, देखो ये सिलेंडर, ये पिस्टन, ठीक है, यहाँ पे गैस मॉलिक्यूल है, ये इसको धक्का देगा, तो गैस मॉलिक्यूल ना वर्क किया, वर्क इज डन बाय द सिस्टम, तो धक्का देगा तो एक्सपेंड करेगा, तो वर्क इज डन बाय द सिस्टम मतलब एक्सपेंशन, है ना।
अब हम ही लोग धक्का दे देंगे। देखो धक्का देना काहे पड़ता है, फिजिक्स में सर लोग बताते रहते हैं, हम लोग के पास उतना है भी नहीं। पी को एक्सटर्नल लिखना पड़ता है। जब बाहर से एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा है तब ना हम लोग को गैस को धक्का देना पड़ता है। नहीं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं उसको, लगवे नहीं करता, ढाका ढाक करता है इसे ही, तब कहा का धक्का देना है। तो ये जो प्रेशर होता है ना वो एक्सटर्नल लगता है, और हम लोग उसके ऊपर से ऐसे करके प्रेशर किक मारने वाला है, तो बताओ इससे पिस्टन नीचे आएगा कि नहीं आएगा, तो वॉल्यूम घट गया, तो इसको कंप्रेशन कहते हैं और उसको एक्सपेंशन कहते हैं। तो दोनों लैंग्वेज चलता है कि वर्क डन बाय द सिस्टम तब वर्क डन कितना, वर्क डन ऑन द सिस्टम तब कितना, ड्यूरिंग कंप्रेशन वर्क डन कितना, एक्सपेंशन के वर्क डन कितना। लिखो जल्दी से साइन कन्वेंशन। फोटो बनाएंगे, एक्सपेंशन कंप्रेशन अलग से लिख के समझाएंगे। बन ही गया ना। समझ गया कंप्रेशन एक्सपेंशन, इसमें क्या नहीं समझने वाला है। ये क्या है, बाय द सिस्टम, वर्क बाय द सिस्टम, वर्क ऑन द सिस्टम। यहाँ पे कंप्रेशन हुआ है, यहाँ पे एक्सपेंशन हुआ है। अब सुनो, जैसे वर्क डन हम निकालेंगे इस फॉर्मूला से, तो चेंज इन वॉल्यूम है डेल्टा भी, हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे क्या, और फिर साइन कन्वेंशन के हिसाब से देखेंगे कि वो वर्क डन निगेटिव आ रहा है या फिर पॉजिटिव, है ना। इसके उलट हम आपको एक ऐसा फॉर्मूला बताएंगे, ऐसा फॉर्मूला बताएंगे कि आपको कुछ नहीं करना है, ये फॉर्मूला बताएंगे। वर्क डन इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा भी, पी डेल्टा भी नहीं लगाना, क्या लगाना, अब मन में आता है ना सर कह दिए तो लगा देंगे, क्यों लगाना ये भी समझ में आता होगा, क्यों लगाना है। यदि नहीं समझना है तो अभी फिलहाल ये समझना, वर्क डन इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, और यदि इसमें निगेटिव खुद से आया तो एक्सपेंशन, और यदि खुद से पॉजिटिव आया, खुद से, अब हमको नहीं देखना है कि कंप्रेशन हो रहा है या वर्क डन बाय द सिस्टम है कि ऑन द सिस्टम है, हम लोग फॉर्मूले बदल दिए, है ना। वर्क डन, फॉर्मूला ऑफ वर्क डन विथ साइन कन्वेंशन, फॉर्मूला ऑफ वर्क डन विथ साइन कन्वेंशन।
ठीक है, देखो काय लगाते हैं साइन कन्वेंशन में, माइनस काय लगाए, जरा सुनना समझना, समझ भी जाओ। बोलो यहां पर क्या हुआ है, वर्गडन बराबर एक्सपेंशन होगा तो V2 माइनस V1 लिखना होगा P डेल्टा V में, V2 माइनस, तो एक्सपेंशन होगा तो आने पहले यदि 10 लीटर है ना, ये पहले 10 लीटर है, तो अब फाइनली कितना हो गया होगा, इससे ज्यादा आने 20 लीटर हो गया होगा मान लेते हैं। तो 20 माइनस 10, प्रेशर जितना भी रहे तो कितना आया 10p। किस चीज में आया, पॉजिटिव में कि नेगेटिव में आया, पॉजिटिव में आया। और हो क्या रहा है, बाई द सिस्टम। साइन कन्वेंशन क्या कह रहा है, लगा दिए नेगेटिव पहले से हम लोग, अब साइन कन्वेंशन लगाने का जरूरत पड़ेगा, साइन कन्वेंशन अब लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। वर्गडन बराबर सीधा फॉर्मूला क्या लगा देंगे हम लोग, तो जो आंसर आना चाहिए वही आएगा। ऐसे क्या हो रहा था, मतलब सर क्यों कहे कि वर्गडन P डेल्टा भी नहीं लगा करके माइनस P डेल्टा भी लगाना, तो वो साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंगली हो जाएगा। उसको समझाने के लिए यहां पर दिखाए हम तुमको कि प्रेशर यहां पर इंटू वॉल्यूम करोगे, एक्सपेंशन हो रहा है, बाई द सिस्टम हो रहा है, तो फाइनल वॉल्यूम हमेशा इनिशियल वॉल्यूम से ज्यादा होगा, तो जो आंसर आएगा इस फॉर्मूले से वो पॉजिटिव आ जाएगा। अब तुम साइन कन्वेंशन के हिसाब से आंसर करोगे तो फिर माइनस लगाना पड़ेगा बाहर से। यदि हम यही फॉर्मूला लगा देते हैं तो हमें बाहर से नहीं लगाना पड़ेगा, है ना। ये ऐसा प्रैक्टिस तुम लोग वेक्टर में कर चुका होगा ना, कि ईस्ट में जा रहा है कि वेस्ट में जा रहा है, नेगेटिव लगाना है, नेगेटिव वेक्टर लेना है। हम कह रहे हैं कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला भी बदल देते हैं। पीवी बराबर वर्गडन बराबर आज से पी डेल्टा भी कहना आपसे बंद, है ना। वर्गडन बराबर सीधा माइनस पी डेल्टा भी, खाली पी डेल्टा भी नहीं, वर्गडन बराबर, हाँ बोले गधा समझते हैं, पहले एगो फॉर्मूला निकालें और उसके बाद साइन कन्वेंशन लगाए, और इसके क्वेश्चन प्लस माइनस रहता ही रहता है, मतलब तुमको मैग्नीट्यूड आ गया फिर भी यदि साइन कन्वेंशन न लगा पाए तो गलती ये ना हो जाएगा, तो बी चाहे सी होता है, उसमें ऐसा है थोड़े है कि बचपन निकाल लिया था। अच्छा तो क्या लगाएंगे फॉर्मूला हम लोग, हाँ चलिए उस पर क्वेश्चन भी करते हैं। क्या लिखा है, क्वेश्चन, a gas expand by 0.5 liter at 1 atmospheric pressure। ये लिखा तो सही, नहीं तो अपने से भी मानना रहता है, प्रेशर तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ही सब काम होगा। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कैलकुलेट द वर्गडन कैलकुलेट द वर्क obtained from the gas या by the gas on the gas, ये सब ना लिखल रहेगा। क्या करेंगे बताओ, ये गैस एक्सपेंड बाय 0.5 लीटर एट 1 atm प्रेशर, कैलकुलेट द वर्क, तो वर्क का फॉर्मूला माइनस पी डेल्टा भी, तो माइनस 1 atm और डेल्टा भी कितना लीटर है 0.5 लीटर है। बस यही काम था यार।
तुम सोच रहे हैं अभी तक हम सवाल का आंसर बना दिए। एटीएम लीटर, प्रेशर का एक यूनिट ई भी होगा, 1 एटीएम लीटर। क्या 1 एटीएम लीटर बराबर जूल में कन्वर्ट करने के लिए 101.1 जूल होता है। 101.1 जूल। यदि आंसर जूल में खोजता है तो उतना से गुना कर दीजिएगा अलग से, वो अलग से रंग के रखिएगा ये सब। यदि आंसर कह देगा कि जूले में